जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस कैन जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होने जा रहा है। और इस लेक्चर में जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट है और इस कंप्यूटर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है आज। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक आर्किटेक्चर, एक मॉडल डिस्कस करना है और इस मॉडल को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, यानी इसकी वर्किंग जो है, इसकी एडवांटेजेस जो है, इसका कंपोनेंट्स जो है, बेसिकली यहाँ तक भी हम उसको दोबारा से डिस्कस करने जा रहे हैं। दोबारा से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंप्यूटिंग या कंप्यूटर एज अ सिस्टम के अंदर ही कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाया किए और आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है, एक आर्किटेक्चर, एक मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं जिस मॉडल का नाम क्या है, व्यू न्यूमैन आर्किटेक्चर या कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यानी ये जो व्यू न्यूमैन है, बेसिकली इसका फुल नेम एक साइंटिस्ट का नेम है, एक जिसे आप साइंटिस्ट कह सकते हो या जो प्रिंसिपल इजाद करता है वो है कि जॉन व्यू न्यूमैन 1940 के अंदर इसने एक मॉडल डिस्कवर किया था और इस 1940 के अंदर एक ऐसा मॉडल उसे डिस्कवर कर लिया जिसका आर्किटेक्चर और उसके मॉडल का नाम भी उसके नाम के ऊपर आ गया। ठीक है, और इसमें उसने ही कंपोनेंट्स को ही डिस्क्राइब किया कि कंपोनेंट क्या है और कंपोनेंट किस तरह से काम करते हैं। ये चीज़ उसने दोबारा से ब्रीफली डिस्क्राइब कर ली। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपोनेंट्स, याद रखिएगा ये जो कंपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं ये CPU के हवाले से है और कंप्यूटर के हवाले से, कंप्यूटिंग के हवाले से पूरा प्रॉपर ये मॉडल बना हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हो कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, मैं इसके ज़्यादा ब्रीफली इसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि इसने क्यों किया, इसने वर्किंग क्या, जैसे कि आपको बस पता होना चाहिए जॉन व्यू न्यूमैन है 1940 के अंदर जिसने एक आर्किटेक्चर डिस्क्राइब किया, डिस्कवर किया या एक मॉडल डिस्क्राइब किया या बनाया, दिखाया। कंपोनेंट्स के अंदर उसका फर्स्ट पॉइंट है मेमोरी का, सेकंड उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, इसके साथ साथ थर्ड इसकी इनपुट डिवाइसेस का, फोर्थ इसके आउटपुट डिवाइसेस का। कंपोनेंट्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी का आप सबको पता है कि मेमोरी का एक स्टोरिंग कंटेनर है। ठीक है, ये जिसे आप मेमोरी सेल का भी नाम देते हो, यानी एक आपके पास एक कंटेनर बना होता है और आप जितना भी अपना डाटा सेव करना चाहते हो वो कैसे सेव होता है अपनी मेमोरी के अंदर कंप्यूटर की, तो वो रोज कॉलम्स के अंदर होता है। यानी डिफरेंट आपके पास यहाँ पे रोज होती हैं और डिफरेंट आपके पास कॉलम्स के साथ साथ यहाँ पे रोज बनी होती हैं। आप ये देख लो, अगर फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे कि आपके मोबाइल की गैलरी जब ओपन करें तो एक जाल बिछा होता है, जाल किस तरह का, रोज एंड कॉलम्स का। ठीक है, उस रोज एंड कॉलम्स में एक एक पोर्शन, एक एक छोटे छोटे पैकेट बने होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो। यानी एक फोटो इधर होगी, एक इधर होगी, एक इधर होगी, एक इधर होगी, इस तरह से जैसे आप देखते हो ना, वो चीज बता रहा हूँ। यानी एक कंटेनर होता है जिसे आप मेमोरी कहते हो और उस कंटेनर के अंदर जो छोटे छोटे बॉक्स में आपके सामने नजर आ रही है, बेसिकली सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक दीवार बनी हुई ईंटों की और आप वहाँ पे एक एक ईंट देख रहे हो, तो बेसिकली वो पूरी एक दीवार के एक छोटे छोटे सेल्स हैं। इसी तरह से मेमोरी के अंदर भी कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम उसको एक कंटेनर कहेंगे। कंटेनर है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपने, जैसे कि आपके पास एक छोटा सा बॉक्स आता है, उस बॉक्स के अंदर आपने डिफरेंट चीज़ें फिल करनी होती है, तो रोज एंड कॉलम्स के अंदर फिल करते हैं। इसी तरह से आपके जितना भी कंप्यूटर के अंदर डाटा होगा वो रोज एंड कॉलम्स की ही शक्ल में फिक्स होगा या फिल आउट होगा। ठीक है, इसको हम मेमोरी का नाम देते हैं और इसको आगे जाके आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे भी। ये जो ईच ईच सेल जो होगा, बेसिकली हम उसको 1 बाइट के इक्वल भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए अभी से ही, ताकि फिर आगे जाके आपको इजीली आसानी हो। आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप CPU का नाम भी देते हो, जिसे आप एक चिप का आप उसके बारे में रेफरेंस भी डिनोट करते हो आगे। यहाँ पे लिखा हुआ जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल से मुराद इस सिस्टम के अंदर ये जो पूरा का सिस्टम यूनिट बना हुआ है, इस सिस्टम के अंदर जो आपका मदरबोर्ड होता है उसके सेंटर में ही एक आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो लगा दिया जाता है या उसके जरिए से प्रोसेसिंग होती है। उस प्रोसेसिंग 2 कैटेगरी के ऊपर डिवाइड होती है। यहाँ पे जैसे देख रहे हो CPU है और आगे ALU है। CPU से मुराद कंट्रोल यूनिट और ALU से मुराद आपके पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ठीक है, यानी CPU से मुराद आपको पता हो कि कंट्रोल यूनिट है, यानी इसमें आपके पास क्या होगा, कंट्रोल यूनिट। इसी तरह से ALU में अरिथमेटिक आएगा, यानी जिसे आप अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हो, तो वो चीज यहाँ पर आपके पास आएगी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके साथ साथ अगर हम इसको आगे डिस्क्राइब करें, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ALU क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है, तो आपको पहले ही बताता चलूँ। जो CU है, कंट्रोल यूनिट,
कंट्रोल यूनिट बेसिकली जो आप इनपुट देते हो, जो आपकी कंप्यूटर जो पूरा एक मॉनिटर सिस्टम बना हुआ है, जो आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो, वो जिस तरह से प्रोसेसिंग करता है वो कंट्रोल यूनिट के ऊपर होता है। यानी उसने कैसे फाइलों को ओपन करना है, उसने किस तरह से प्रोसेसिंग करनी है, कौन सी वेबसाइट या कौन सा मीडिया ओपन करना है, वो सारी की सारी हैंडल कौन करता है, सीईओ करता है। यानी छोटी से छोटी चीज़ भी जो है वो बेसिकली कंट्रोल यूनिट ही हैंडल करता है। लेकिन जो एएलयू है, आप उसका ज़्यादा काम भी कह सकते हो कि एएलयू में क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी अरिथमेटिक लॉजिक। जैसे आप 2+2 कैलकुलेटर के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन देते हो, कमांड देते हो, उसका जो आंसर आता है बेसिकली वो एएलयू की मदद से होता है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग के यूनिट्स होते हैं, ये 2 के ऊपर डिवाइड होते हैं, यानी एक सीयू और एक एएलयू। ये 2 कंपोनेंट्स या यूनिट्स आपको याद होने चाहिए, इसकी वर्किंग भी आपको पता होनी चाहिए। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है थर्ड, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में आप सबको पता है कि क्या आता है, माउस आता है, कीपैड आता है, उसके साथ साथ डिफरेंट जो स्कैनर्स होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस जो होती हैं बेसिकली वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस इस तरह की होती हैं कि आप ये भी कह सकते हो कि इनपुट डिवाइसेस जो आप इंस्ट्रक्शन जिसके ज़रिए से देंगे वो बेसिकली इनपुट डिवाइस कहलाएगी, और जो आउटपुट आपको जिन डिवाइसेस के ज़रिए से मिलेगा वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। यानी अगर आप कोई कमांड देते हो, कमांड देने वाली डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहेंगे, और जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हम आउटपुट डिवाइसेस का नाम भी देंगे। आई होप आपको यहाँ पे कंप्लीट समझ लग चुकी हो। आगे बात करें, ये 3 डेफिनेशंस अलग से आपकी बुक पे या मॉडल में आपको गिवन है कि डाटा बस क्या होती है, एड्रेस बस क्या होती है, कंट्रोल बस क्या होती है। अगर हम बात करें डाटा बस की कि डाटा किस तरह से ट्रैवल करता है, बेसिकली हम उसे डाटा या ट्रांसपोर्टेशन जिसे आप कहते हो कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से ट्रांसफर होगा, उसे हम डाटा बस कहेंगे। इसी तरह से एड्रेस बस क्या होती है कि जिस डेस्टिनेशन एड्रेस पे जाना है डाटा ने, बेसिकली हम उसे एड्रेस या बस का नाम देंगे या डेस्टिनेशन बस का नाम देंगे। इसी तरह से जो कंट्रोल बस होती है, कंट्रोल बस से मुराद जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर फॉलो करते हुए उसने पहुंचना है, बेसिकली हम उसे कंट्रोल बस का नाम देंगे। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाई हुई है कि इनपुट क्या होती हैं, यानी एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसके ज़रिए से आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, कमांड दे सकते हो, उसे इनपुट डिवाइसेस, और जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा जिस डिवाइसेस से ज़रिए से मिलेगा वो आपके पास आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। ठीक है, अब आपने कोई इंस्ट्रक्शन दे दी, यानी आपने अपने सीपीयू में, सीपीयू के अंदर 2 यूनिट होते हैं, सीयू, एएलयू, आपने इसके ज़रिए से कोई सा भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट दे दिया माउस के ज़रिए से, कीपैड के ज़रिए से कि मुझे ये जो डेस्कटॉप का आइकन नज़र आ रहा है इसमें कोई भी मीडिया प्लेयर हो गया, इसको ओपन करके मैंने कोई सॉन्ग सुनना है। तो बेसिकली मैंने इनपुट दिया माउस या कीपैड के ज़रिए से, इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से, और आगे से उसने जो प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग से मुराद कंट्रोल यूनिट प्रोसेस करेगा इसको कि आपने क्या चीज़ प्रोसेस करनी है या क्या आपने वर्किंग करनी है, तो बेसिकली वो ये हैंडल करेगा। या इसके साथ साथ आपके कमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करवाना चाहते हो, वो एएलयू भी कर सकता होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी यूनिट काम करने के बाद या पूरा का पूरा जो चिप होती है बेसिकली वो सीपीयू ही काम कर रही होती है, और सीपीयू बाद में जो आपको रिस्पॉन्स देता है, यहाँ पे जो आउटपुट डिवाइसेस में मिलती हैं वो आपको आउटपुट कमांड या आउटपुट रिस्पॉन्स कहलाता है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया था मैंने लास्ट टाइम भी, और अभी भी ये चीज़ इस तरह से आपको फॉलो आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये थे जो आपके पास मॉडल के कंपोनेंट्स, जो जो जॉन वोमन न्यूमन जिसे आप कहेंगे, न्यूमन आर्किटेक्चर के हवाले से, जो वो न्यूमन था उसने 1940 के अंदर ये मॉडल दिया था कंपोनेंट्स के हवाले से। अब हम इसके वर्किंग के हवाले से डिस्कस करने जाएंगे, और उसके ही डिफरेंट फैचिंग या डिफरेंट इसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे या जितनी भी टाइप्स होगी उसको हम देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं उसकी जान। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने वर्किंग और इसके कुछ आगे जो करेक्टरिस्टिक्स थे, एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे, वो भी मैंने यहाँ पे राइट कर दी। अब इन चीज़ों का आपने लास्ट में समझना है, क्योंकि यही आपके पास एक ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है, उसके साथ साथ एक मेन कंसेप्ट भी है एक मॉडल के वाले से, आर्किटेक्चर के वाले से। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ वर्किंग, यानी वर्किंग के भी 4 ही टाइप्स हैं। वर्किंग किस तरह से होती है एक कंपोनेंट्स में, और वो कैसे काम करेगी, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि फैचिंग, फैचिंग, उसके बाद डिकोडिंग, उसके बाद एग्जीक्यूशन, उसके बाद स्टोरिंग। ये इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, ये इसके 4 टाइप्स भी आप कह सकते हैं वर्किंग की, या इसके 4 पॉइंट्स हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें फैच की, फैचिंग की, तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप कोई इनपुट के ज़रिए से कोई डाटा आप दे सकते हो सीयू या एएलयू में, अगर वो प्रोसेस करके आपको शो करेगा तो बेसिकली वो एक पूरा वर्किंग में ही आएगा। अगर हम बात करें फैच की, तो आपने जो कमांड दी या इंस्ट्रक्शन दी इनपुट के ज़रिए से
CPU को यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, जिसे आप कंट्रोल यूनिट ALUB इसके पॉइंट्स बन सकते हैं इसमें, तो बेसिकली उसको हम क्या करेंगे, फेच करेंगे डाटा के अंदर, यानी जिसे आप फेचिंग का नाम देते हो, यानी जो डाटा की होल जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर कन्वर्टिंग को आप फेचिंग का नाम दे सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें डिकोडिंग की, तो डिकोडिंग क्या होता है कि आपका एक इंस्ट्रक्शन जो कमांड दी गई होती है उसको डिकोड कर देना, यानी जेन्युइन मैसेज को। आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो आपकी लैंग्वेज तो खैर नहीं समझता, 0-1 की लैंग्वेज ही समझेगा, तो यानी आपके रियल डाटा को जो कन्वर्ट करेगा, यानी एक तो इनकोडिंग होगी और एक डिकोडिंग होगी। यानी जैसे कि आप फैचिंग को इनकोडिंग का नाम भी दे सकते हैं और डिकोडिंग आपको पता है कि डिकोड कर देना। यानी अगर हम बात करें इन दोनों के हवाले से इसकी एग्जाम्पल में, तो आपको पता है कि एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ साथ। यानी जैसे कि इंक्रिप्शन बाय इंक्रिप्शन होती है, यानी एक इनक्रिप्ट होती है, एक इंक्रिप्शन या इनक्रिप्ट का कह सकते हो, एक डिक्रिप्ट होती है, डिक्रिप्शन जिसे आप कहते हो। इंक्रिप्शन में आपके जो जेन्युइन मैसेजेस होते हैं, जैसे आपके सिक्योरिटी के हवाले से कह सकते हो कि जेन्युइन मैसेज को शफल कर देना, कोई हैकर वगैरह उसको ट्रैक ना कर पाए, उसको सबसे पहले जो शफल करने का जो मेथड होगा वो इनकोडिंग होगा, इंक्रिप्शन होगा। और जो बाद में रिसीवर तक वो जब मैसेज पहुंचेगा, रिसीवर ने तो वो शफल हुआ मैसेज नहीं देखना, उसने पूरा का पूरा जो आपने मैसेज लिखा है वही चाहिए, जेन्युइन मैसेज, तो उसको दोबारा से डिकोड करते हैं, डिक्रिप्शन जिसे आप कहते हो। तो बेसिकली आपके जेन्युइन डाटा को यानी इनकोड कर देना अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर, उसको फैचिंग का नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह से डिकोडिंग में आपके जो शफल हुए मैसेज है, जो आपको रिस्पॉन्स मिलना है, उसमें बेसिकली आपको डिकोड होके ही रिस्पॉन्स देगा मॉनिटर या CPU। तो बेसिकली इसको डिकोडिंग का नाम देते हैं। अगर अभी तक आपको समझ नहीं लगे कि जो एक इजी एग्जांपल है उसके ज़रिए से भी मैं समझा देता हूँ कि जैसे कि आपने एक कमांड दी माउस के ज़रिए से, कीपैड के ज़रिए से कि मुझे ये ओपन करके दो, यानी कोई आपने कमांड दी, तो कमांड देंगे वो खैर वो लैंग्वेज तो नहीं समझ पाएगा, उस लैंग्वेज को या उस कमांड को पहले कन्वर्ट करेगा अपनी बाइनरी लैंग्वेज में, तो उसको हम फैचिंग का नाम देंगे। इसी तरह से अगर वो कन्वर्ट कर देगा, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा, रिस्पॉन्स जब मिलना शुरू होने लगेगा, तो बेसिकली उसको दोबारा से डिकोड करना पड़ेगा अपने पूरे के पूरे वर्किंग को। ठीक है। उसके बाद फिर उसकी एग्जीक्यूशन होगी। एग्जीक्यूशन से मुराद के वो बाकी ठीक काम कर रहा है या उसकी रिस्पॉन्स जो आपको मिला है कि वो आपके लिए एक्यूरेट है, तो बेसिकली उसकी एग्जीक्यूशन होगी। एग्जीक्यूशन के बाद लास्ट पॉइंट या लास्ट वर्किंग का है, यानी स्टोरिंग। तो फिर आप उसको या मीडिया को या कोई भी डाटा को आप उसको स्टोर कर पाओगे, सेव कर पाओगे अपने स्टोरेज के अंदर। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी वर्किंग थी। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के 2 पॉइंट्स हैं, सिंगल मेमोरी स्टोर और सेकंड है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली ये 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों की दोनों बातें बहुत अहमियत के हामिल भी रखेंगी। यानी ये जो सिंगल मेमोरी स्टोर है, सिंगल से मुराद आपके पास एक ही जो मेमोरी का सेल जिसे आप कह सकते हो कि जिसके अंदर आप चीज़ों को स्टोर कर पाओ। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक फाइल डाउनलोड की गेम के हवाले से, कोई GTA 5 कर ली, GTA कोई भी कर ली गेम, तो उसके अंदर आपने कोई उसकी सेटिंग वगैरह सेव करवाई, तो उसी ही एक फाइल के अंदर सारी की सारी रिक्वायरमेंट, सारे उस गेम के ड्राइवर मौजूद होते हैं। इसी तरह से इससे मुराद क्या हुआ, सिंगल मेमोरी स्पेस, यानी एक ही फाइल के अंदर वो जितनी भी आपने वर्किंग की है वो सारी की सारी उसके अंदर रहेंगी, सेफ रहेंगी। अगर हम बात करें सीक्वेंशियल की, तो सीक्वेंशियल में क्या होता है, आपने एक फाइल डाउनलोड की करने के बाद, यानी उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे स्टेप बाय स्टेप उसको अप्रोच करेगा, यानी एक आपने फाइल को डिक्लेयर की, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, सीक्वेंस में करेगा। यानी अगर आपने एक फाइल डाउनलोड की तो उसका एक अलग फोल्डर, इसके बाद उसी की उसका एक अलग फोल्डर, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल में ये आपके पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी ये मेमोरी के अंदर इस तरह से एग्जीक्यूशन। उसके साथ साथ इसके जो डिसएडवांटेजेस है मॉडल में, वो चीज़ों को हम आज भी इस लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ सिंप्लीफाइड डिज़ाइन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ये जो मॉडल में या जो इसकी सारी की सारी वर्किंग है, ये फ्लेक्सिबल या जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा ग्रेट है, और इसके साथ इसका जो डिज़ाइन या जिस तरह से उसकी वर्किंग है वो भी इसके एडवांटेजेस के अंदर आता है कि ईजी टू यूज़ है, ईजी टू वर्क है, और इसके साथ साथ इसकी एडवांटेजेस के अंदर मेंशन भी बुक वालों ने किया। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, ये सिक्योरिटी के हवाले से, यानी इसके जो रिस्क वगैरह जो होते हैं इस मॉडल में बहुत ज़्यादा हैं हैकर में, यानी ये जो बॉटनेक के हवाले से जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर मेंशन भी हैं सिक्योरिटी रिस्क में, यानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो सिक्योरिटी के हवाले से हैं चीज़ें वो बहुत ज़्यादा आपके पास मायने रखी जाएंगी, यानी इसके डिसएडवांटेजेस समझे भी जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये था जी कंप्लीट आपका लेक्चर नंबर 5, इसके जो वर्किंग के हवाले से, ये जो इसका होल सिस्टम है इसके हवाले से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है आपकी स्टेप नंबर 1 के हवाले से, और इसके साथ साथ शॉर्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आई होप स्टूडेंट्स इस लेक्चर की आपको कंप्लीट समझ लग चुकी होगी। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।